कक्षा 11वीं के अध्याय 2 परमाणु संरचना के अंतर्गत आज हम बात करेंगे परमाणविक कक्षकों की ऊर्जाओं की, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने की क्रम की और इलेक्ट्रॉन के विन्यास की। सबसे पहले बात करें परमाणविक कक्षकों की ऊर्जाओं की। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे सरल परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कक्षक की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, यानी पहले कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी, दूसरे कक्षक की उससे ज़्यादा होगी, तीसरी की उससे ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें 2s और 2p की ऊर्जा बराबर होगी, 3s और 3p की ऊर्जा बराबर होगी, 3d की भी बराबर होगी। ऐसे चौथे कक्षक में 4s 4p 4d और 4f की ऊर्जा बराबर होंगी। यानी इसमें केवल मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है, बाकी उसकी द्विअंशी क्वांटम संख्या का ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें। तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट, किसी इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक स्थायी अवस्था को तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, और सबसे अधिक स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है। इस पर नाभ की आकर्षण भी सर्वाधिक देता है। उत्तेजित अवस्था, तलस्थ अवस्था से अधिक ऊर्जा वाली अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु 2s में पहुंच जाए या 2p में पहुंच जाए तो वो उत्तेजित अवस्था होगी। समभ्रंश कक्षक यानी डिजेनरेट ऑर्बिटल, यदि कक्षकों की आकृति भिन्न है उसके बाद भी उनकी ऊर्जा समान हो तो इनको हम यानी समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश या डिजेनरेट कक्षक कहते हैं। आकृति समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। जैसे 2s और 2p हाइड्रोजन परमाणु के लिए इन दोनों की ऊर्जा समान है। बहु इलेक्ट्रॉनी परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर ना निर्भर करके द्विअंशी क्वांटम संख्या l पर भी निर्भर करती है, यानी इस पर l का भी प्रभाव पड़ता है। बहु इलेक्ट्रॉनी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण के अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण का प्रभाव भी उपस्थित होता है। इसको परीक्षण कहते हैं, यानी परीक्षण मतलब शील्डिंग, यानी नाभिक पर उपस्थित धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगने लगता है। साथ में जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर यह आकर्षण पूरी तरह से महसूस नहीं हो पाता। क्योंकि आंतरिक इलेक्ट्रॉन जो अंदर के कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वे प्रतिकर्षण का प्रभाव दर्शाते हैं, यानी वे प्रतिकर्षित करते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन पर। इस तरह से आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के धनावेश पर आंशिक आवरण हो जाता है। इसके कारण बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। इसे ही नाभिक से परीक्षण कहा जाता है और इस प्रभाव को परीक्षण प्रभाव कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, किसी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कुल प्रभावी धनावेश जो कि वास्तविक धनावेश की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसका कुछ परिमाण परीक्षण प्रभाव के कारण घट जाता है। इसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और इसका जो क्रम है, यानी जो परीक्षण का प्रभाव है, सबसे ज़्यादा s कक्षकों द्वारा होता है, क्योंकि s कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रहते हैं और नाभिक के पास अधिक समय तक रहते हैं। s की तुलना में p का परीक्षण प्रभाव थोड़ा कम होता है, क्योंकि p के जो विन्यास है उसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास अधिक समय तक नहीं रहते हैं। d का विन्यास और अधिक विपरीत है। d के इलेक्ट्रॉन p की तुलना में और कम समय तक नाभिक के पास रहते हैं, इसलिए इसका परीक्षण प्रभाव और कम होता है। f का और विन्यास जटिल है, उसके इलेक्ट्रॉन और अधिक दूर दूर रहते हैं और नाभिक के पास कम समय रहते हैं, इसलिए f का परीक्षण प्रभाव और कम होता है। इस तरह से विभिन्न कक्षकों का जो परीक्षण प्रभाव है उसका क्रम है s सबसे ज़्यादा, फिर p उससे कम, फिर उससे कम d और उससे कम f। तो s कक्षक का परीक्षण प्रभाव सबसे अधिक होता है। और कक्षकों की ऊर्जा
का क्रम इससे विपरीत होता है। एस की ऊर्जा सबसे कम रहती है, पी कक्षक की ऊर्जा सब और अधिक होती है, डी की और अधिक और एफ की सबसे ज़्यादा होती है। ये तुलना हम किसी एक कोष के ऊर्जा स्तरों की कर रहे हैं। यानी जैसे हमने बात की 4 कक्षक की, यानी n बराबर 4 है, तो उसमें 4s 4p 4d और 4f की जो ऊर्जाएँ होंगी, तो उसमें 4s की सबसे कम होगी, 4p की उससे ज़्यादा होगी, 4d की उससे ज़्यादा होगी और 5f की और अधिक होगी। तो यानी एक ही कोष के अलग अलग उपकोषों की ऊर्जा स्तरों में ये क्रम होता है SPDF का। यानी इनके ऊर्जा स्तरों का विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी मुख्य ऊर्जा कोष अलग अलग कोष स्तरों में बढ़ जाता है। इसके क्रम के लिए बोरबरी ने एक नियम दिया, उस नियम को N+L का नियम कहते हैं। N+L के नियमानुसार जिस कक्षक के लिए N+L का मान जितना कम होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए N+L का मान समान है तो जिसमें n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसमें n का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। उदाहरण के तौर पे हम बात करें 3D और 4s कक्षक की। 3D में n बराबर 3 और d बराबर 2, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 4s में n बराबर 4 और l बराबर 0, यानी 4 हो जाएगा। तो इसमें देखिए N+L का मान 4s के लिए कम है, 4 है, तो 4s की ऊर्जा कम होगी, और 3D के लिए इनका मान 5 है, तो 3D की ऊर्जा ज़्यादा होगी। यानी 4s की ऊर्जा कम है, 3D की ज़्यादा है, भले इसमें n का मान ज़्यादा है, इसमें कम है। अब दूसरे नियम की बात करें। अब बात करें अपन 3D और 4p की। 3D में n का मान 3 और l का मान 2 है, ये 3 2 5 हो गया, और इसमें n का मान 4 और p का मान 1 है, ये भी 5 हो गया। तो इन दोनों में N+L का मान समान है, 5 है। अब इसमें ऊर्जा किसकी कम होगी? जिसके लिए n का मान कम होगा, यानी n का मान 3 कम है, 4 ज़्यादा है, तो 3D की ऊर्जा कम होगी और 4p की ऊर्जा ज़्यादा होगी। इस तरह से बोरबरी ने जो नियम दिए हैं, इसके आधार पर हम कक्षकों की ऊर्जा का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। अब आइए अब बात करें हम अलग अलग परमाणुओं के समान कक्षकों की। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का 2s कक्षक, हीलियम का 2s कक्षक, लिथियम का 2s कक्षक, सोडियम का 2s कक्षक, पोटेशियम का 2s कक्षक। तो इनमें हाइड्रोजन के 2s कक्षक की ऊर्जा सबसे अधिक होगी, लिथियम की उससे कम होगी, सोडियम की और कम होगी, पोटेशियम की और कम होगी। अर्थात परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ समान उपकोषों में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं कम होती जाती हैं। अब बात करें हम परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम की। इसके लिए सबसे पहले पढ़ें आपबाउ नियम। आपबाउ जर्मनी भाषा का एक शब्द है। जर्मन भाषा में आपबा का अर्थ होता है बिल्डिंग अप, यानी निर्माण या क्रमिक रचना। ये इस नियम के अनुसार परमाणु की ग्राउंड स्टेट यानी तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। अर्थात जिस इलेक्ट्रॉन को पहले उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी, यानी कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल उपलब्ध है तो पहले वो भरेगा, इसके बाद फिर उच्च ऊर्जा वाला ऑर्बिटल भरेगा। इसमें ऊर्जा का जो क्रम है वो बोरबरी के नियम N+L पर आधारित है, और N+L के आधार पे ये इसका जो भरने का जो क्रम है वो कुछ इस तरह है। देखिए जो 1s है, 1s में n बराबर 1, l बराबर 0 है तो 1 हो जाएगा, सबसे कम है। 2s में 2 + 0 2 रहेगा, जिसके बाद आता नंबर इसका। 2p में 2 1 3 है तो जिसके बाद आएगा। 3s में 3 + 0 यानी 3, और 3p में 3 और 1 4, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4s में भी 4 है,
लेकिन 3p और 4s में दोनों में n+l का मान समान है, लेकिन 3p में n का मान कम होने के कारण ये पहले भरेगा, नहीं इसकी ऊर्जा कम रहेगी। अब 3d में देखें 3 2 5 होगा, 4p में 4 और 1 5, इनमें भी दोनों में n+l का मान समान है, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा भरेगा पहले, जिसके लिए n का मान कम है, यानी 3d पहले भरेगा, 4p बाद में भरेगा। अच्छा 5s में भी 5 है, तो ये इसमें भी n का मान ध्यान में रखना है, 5 सबसे ज़्यादा है तो बाद में भरेगा। अब बात करें 4d की, 5p की, 6s की। 4d में 4 और 2 6, 5p में भी 5 1 6, 6s में भी 6 धन शून्य बराबर 6, ये तीनों की समान है n+l के मान। तो यहाँ भी आप n का मान ध्यान में रखेंगे, n का मान 4 सबसे कम है, फिर 5 उससे अधिक है, 6 उससे अधिक है, तो उसका क्रम ही रहेगा। 4f में देखिए आप 4 और 3 7, 5d में 5 और 2 7, 6p में 6 और 1 7, और 4s में 7 और 1 7 और 0 7। तो इन चारों में 7 7 है, तो यहाँ भी आप n का मान देख करके पहले 4f भरेंगे, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s। इसी तरह से 5f में 5 और 3 8, 6d में 6 और 2 8, और 7p में 7 और 1 8। इस तरह से हम ऊर्जा का क्रम निर्धारित कर लेते हैं। दूसरा सिद्धांत है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, अर्थात एक ही परमाणु के किसी भी कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लें तो उनमें से कम एक क्वांटम संख्या जरूर भिन्न होगी। यदि n, l और m तीनों समान हैं तो s भिन्न होगी। s भिन्न होने का मतलब उसकी जो स्पिन की डायरेक्शन है वो भिन्न होगी। यदि एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर गया तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा उसकी जो चक्रण की दिशा है वो अपोजिट होगी, विपरीत होगी। यानी पहला यदि आपका ऊपर की ओर तीर लगाए तो दूसरा आपको नीचे की ओर तीर लगाएंगे। ये पाउली का अपवर्जन नियम है। तीसरा नियम है हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम, यानी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। इसके अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, और ये तब तक नियमित युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए उपलब्ध समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। यानी इलेक्ट्रॉन तब जब तक युग्मित नहीं होते हैं, माने कब तक युग्मित नहीं होंगे, जब तक कि उपलब्ध समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो फिर जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो युग्मित होना शुरू हो जाएगा, और ये युग्मित होंगे तो उनके चक्रण विपरीत होंगे। यानी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब इसके बाद वो युग्मित होना शुरू होते हैं। अब एक और बात करते हैं यहाँ पे, जो समभ्रंश कक्षक हैं यानी डिजेनरेट कक्षक हैं, यानी जिनकी ऊर्जा समान होती है, उनमें सममिति के कारण स्थायित्व तो बढ़ जाता है। सममिति का मतलब है या तो वो आधे भरे हों, यानी सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो, यानी अर्धपूरित हों, तब भी वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। यानी यदि p ऑर्बिटल है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हों, d है तो उसमें 5 हों, f है तो उसमें 7 हों, तो ये स्थायी रहते हैं, अधिक स्थायी रहते हैं। या फिर इनमें पूरे भरे हों, यानी p में 6 हों, d में 10 हों, f में 14 हों, तब इनका स्थायित्व तो अन्य की तुलना में थोड़ा अधिक रहता है। यानी सममिति के कारण स्थायित्व होता है इनका। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ही पदार्थों के गुण निर्भर करते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। इसका जो प्रदर्शन है उसको अपन किस तरह लिख सकते हैं, उसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं।
पहला तो अपन इस तरह लिखेंगे, पहले आप देखिए मुख्य क्वांटम संख्या लिख देते हैं यहाँ पे। फिर इसका जो सबसेल है उपकोष है उसका चिन्ह बनाते हैं, यानी S T D या F। फिर इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट के रूप में उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भर देते हैं। सुपरस्क्रिप्ट को हिंदी में मूर्धांक कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जाती है। जैसे यहाँ पे हमने हीलियम का विन्यास लिखा है, तो ये इसमें लिखा है 1s2 और 2p। तो हीलियम का विन्यास है 1s2, तो इसमें आप देखिए हमने एक लिखा मुख्य क्वांटम संख्या, S हो गया उसकी सबसेल का नाम, और 2 होगी इसमें भरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि हम किसी दूसरे परमाणु का लिखना चाहें, मान लो हमने ये इस कार्बन का लिखना है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। ये मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, ये सबसेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, सबसेल S है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, सबसेल P है और 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इस तरह से ये इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास पे प्रकार को दर्शाने का। दूसरा प्रकार कक्षक आरेख द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। कक्षक आरेखों में हम इनको एक आयत बना लेते हैं इनकी, और प्रत्येक आयत में इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। जो पहला इलेक्ट्रॉन भरता है, जैसे आयत ये बने हैं अपना S को, ये P के 3 खंड हैं, 3 बनाते हैं। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 खंड बना देते हैं। और इनमें जो पहला इलेक्ट्रॉन भरता है उसका तीर ऊपर की ओर कर देते हैं। जैसे हमने S भरा तो पहला ऊपर की ओर तीर रहेगा और दूसरा नीचे की ओर तीर रहेगा। इसी तरह P में अगर भरना है तो आपको ये 3 ऑर्बिटल बनेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर तीर वाला बनेगा, दूसरा बनेंगे तो ये भी दूसरे में ऊपर के तीर वाला बनेगा, और तीसरा बनेंगे तो तीसरा भी ऊपर की ओर तीर वाला होगा, तीसरे में भी। और इसमें अगर मान लो चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप इसको युग्मित करेंगे, नीचे की ओर तीर वाला बनाएंगे, फिर इसको युग्मित करेंगे, 5वां और 6वां है तो फिर इसको युग्मित करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शा सकते हैं। और कभी कभी संक्षेप में लिखने के लिए हम इनको जो अधिक संख्या वाले होते हैं उनको निकटतम अक्रिय गैस के हिसाब से लिख देते हैं। जैसे हम आपको जो है आर्गन का विन्यास लिखना है, तो वैसे क्रूड रूप में आप इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह भर जाएंगी। इसको हम संक्षेप में लिखना चाहें तो इसके जो 2p तक जो भरे हुए कोष हैं इनको हम नियॉन का चिन्ह बना के बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं, नियॉन के संकेत को। तो इससे हो जाता है कि नियॉन के जैसा है जी, बाकी अंदर का जो विन्यास है वो नियॉन के जैसा है, और बाह्यतम कोष के विन्यास को हम अलग से लिख देते हैं। तो ये आपका आर्गन का हो गया। नियॉन को बड़े कोष्ठक में बंद किया, फिर 3s2 और 3p6 लिख दिया। ये आपका हो गया आर्गन का विन्यास। इसी तरह से हम और तत्वों के विन्यास लिख सकते हैं, उसको संक्षेप में दिखा सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, जैसे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ जैसे हमने क्रोमियम का विन्यास लिखा, फर्स्ट S2, फिर इसके बाद 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा। इसके बाद ऊर्जा क्रम में 4s आएगा तो 4s2 भरेगा, 3d4 भरेगा। तो इस तरह आपने लिखा, ये आपका एक क्रूड विन्यास कहलाएगा, यानी आपने कच्चा ऊर्जा के क्रम में लगा दिया, इसको ऊर्जा के क्रम में इनको भर दिया। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, दर्शाते हैं, तो हमें क्या करना है, इनको मुख्य क्वांटम संख्या के क्रम में अरेंज कर देना है। यानी सबसे पहले 1s भरेगा, फिर 2s 2p भरेंगे, 3s 3p और 3d भरेंगे, 4s बाद में भरेगा। तो यहाँ जी क्रम बदल जाएगा, आपको मुख्य क्वांटम संख्या के क्रम में लिख देना है। तो जब भी आप विन्यास पूछा जाए तो आप लिखेंगे इस क्रम से, रफ करेंगे आप अब्बाऊ के क्रम से, और जब भी आपको दर्शाना है तो उसमें आप मुख्य क्वांटम संख्या के क्रम से रख दीजिए। यानी जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या ज़्यादा है उसको हम बाद ही में लिखेंगे, भले ही ऊर्जा
का लेवल आपका कम हो, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ आप बात करें जो हमने यहाँ पे देखिए, आपने न्यून को बड़े कोष्ठक में लिखा है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा अपन अंतर कर लेते हैं। जो पूर्ण रूप से भरे हुए कोष होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम क्रूड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोष छूट गया है, इसको कोष और लिख देना। जो कोष पूर्ण रूप से भरे हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को हम क्रूड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो पूर्ण रूप से भरे नहीं हैं, यानी जो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या वाले हैं, उसको हम संयोजकता कोष कहते हैं। और इस संयोजकता कोष में भरे इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी यहाँ पे जैसे देखें हैं तो जो नियॉन तक भरे हैं, यानी ये 2s2 2p6 तक जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ये क्रूड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और ये 3s2 3p6 ये क्या कहलाएंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। यानी जो पूर्ण रूप से भरे कोष हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्रूड इलेक्ट्रॉन, और जो संपूर्ण रूप से नहीं भरे हैं यानी बाह्यतम कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो बाह्यतम कक्ष वाले, बाह्यतम कक्ष यानी अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब आप कई आपको जब विन्यास देखेंगे तो बहुत सारे अपवाद मिलेंगे। भी अपवाद नहीं है वास्तव में, जैसे आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल लीजिए, या कई बार पूछा गया है इसको। क्रोमियम 24, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अगर अपवाद के क्रम से भरें तो इस तरह आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन वास्तव में जब इसको एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड्स या जो और मेथड्स हैं इसके द्वारा देखा गया तो इसका जो विन्यास है वो ऐसा प्राप्त ना होकर के ऐसा मिला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1, यानी ये 3d5 4s1 प्राप्त हुआ, जबकि होना चाहिए। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित ऑर्बिटल अन्य संरचनाओं की तुलना में अधिक स्थायी होती हैं। यानी 4s2 3d4 की जगह 4s1 3d5 अधिक स्थायी होगा। इस तरह से आप कॉपर में देखें तो ये जो 4s2 3d9 है इसकी तुलना में 4s1 3d10 अधिक स्थायी होगा। अब इनमें बदल क्यों जाता है? बदलने का कारण ये है कि चूँकि 4s में और 3d में ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं रहता, इसलिए ये एक दूसरे में विनिमय कर लेते हैं, और इस विनिमय के कारण कुछ विनिमय ऊर्जा भी रहती है, तो इससे और अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। ये इनके कारण ये हैं, दो चीज़ें हैं, दो समझ लीजिए फिर से। सममित वितरण, यदि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक है तो ये सम्मित होते हैं, इसलिए ये स्थायी होते हैं, और इनका एक दूसरे से परीक्षण भी कम होता है, क्योंकि 3D के जो इलेक्ट्रॉन हैं सबकी ऊर्जा इनकी समान रहती है, लेकिन त्रिविम में इनका वितरण अलग अलग होता है, क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में होते हैं, इसलिए इन पर एक दूसरे का परीक्षण नहीं होता है और नाभ की आकर्षण प्रबल होता है। और यही कंडीशन पूर्ण पूरित में होती है। विनिमय ऊर्जा, जब समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं तो ये यदि समांतर पृथक्करण वाले हैं तो ये आपस में विनिमय कर लेते हैं। जैसे 3p कक्षक है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसमें, तो यानी तीनों के चक्रण समान है, तो ये इसमें चला जाएगा, ये इससे इसमें आ जाएगा, ये इससे इसमें चला जाएगा, इससे इसमें आ जाता है, तो इनमें चक्रण में इसमें एक दूसरे में विनिमय संभव होता है। इस विनिमय में कुछ ऊर्जा खर्च होती है, ये कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा जितनी मुक्त होगी उतना अधिक स्थायी हो जाएगा परमाणु। तो पूरी भरी व आधे भरे जो इलेक्ट्रॉन कक्षक होते हैं उनमें विनिमय की संभावना अधिक होती है। जिसमें अधिक विनिमय होगा उसकी विनिमय ऊर्जा अधिक होगी, और जब विनिमय ऊर्जा अधिक होगी तो ऊर्जा अधिक मुक्त होगी, इसके परिणाम स्वरूप परमाणु अधिक स्थायी होगा। तो इसी तरह से ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करते हैं जिसमें ऑर्बिटल या तो आधे भरे हों या पूरी भरे हों, उनमें स्थायित्व अधिक हो जाता है, इसीलिए इस तरह के अपवाद पाए जाते हैं। बाकी और विस्तार से आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे।
पुस्तक में दिए गए परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने का प्रयास कीजिए, उनकी क्वांटम संख्याएं लिखने का प्रयास कीजिए और अगले भाग में हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे।